हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है जय और आज मैं आपको डराने के लिए व्यूअर्स की भेजी कुछ सच्ची बेहद डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मजा लीजिए इन सच्ची डरावनी कहानियों का। मेरा नाम सार्थक रस्तोगी है। मैं अरुणाचल प्रदेश के सियांग डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात करीब 4 साल पहले की है। तब मैं सियांग में ही एक फैक्ट्री में काम करता था। तो फैक्ट्री से वापस घर लौटने में मुझे देर रात हो जाया करती थी। तो ऐसे ही एक रात मैं फैक्ट्री से घर लौट रहा था। उस वक्त रात के 11:15 बज रहे थे और मैं साइकिल चलाता हुआ मेरे घर जा रहा था। उस रात मैं बहुत ही गुस्से में था और मैंने नशा भी कर रखा था। दरअसल उसी दिन मेरी फैक्ट्री में एक दूसरे वर्कर से काफी लड़ाई हो गई थी। बात हाथापाई तक पहुंच गई थी, लेकिन बाकी वर्कर्स के बीच बचाव करने की वजह से मैं उसे ठीक से मार भी नहीं पाया था और उसी बात का मुझे बहुत गुस्सा था। खैर, उस रात रास्ता बिल्कुल खाली था, तो साइकिल पर पैडल मारते हुए मैं हवा से बातें करता हुआ आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी मैंने एक आदमी को रास्ते के बीचों बीच चलता हुआ देखा। तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने नशे में बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी को धक्का दे दिया और गुस्से से बोला कि कमीने, रास्ता तेरे बाप का है जो बीच रास्ते पर चल रहा है। मैं इतना बोला ही था कि तभी वो आदमी मेरी तरफ पलटा और तब पहली बार मैंने उसका चेहरा देखा और यकीन मानो, मेरा सारा नशा एक पल में ही उतर गया। दरअसल उस आदमी का कोई चेहरा ही नहीं था। उसका मुंह पूरा सपाट था और उस आदमी में से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, जैसे कि किसी मुर्दे से आती है। मैं बहुत डर गया और वापस भागने लगा। लेकिन तभी अचानक वो मुर्दा मेरे सामने आ गया और एक झटके से उस मुर्दे ने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे उठाकर ऊपर हवा में टांग दिया। मैं जोरों से चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन तभी उस मुर्दे ने मुझे जमीन पर पटक दिया और वो मुर्दा मेरे सीने पर चढ़कर बैठ गया और मेरा गला दबाने लगा। साथ ही वो बहुत ही भयानक आवाज निकाल रहा था। मुझे अब पूरा यकीन हो गया था कि अब मैं नहीं बचूंगा। मैं मन ही मन भगवान से मेरी जान बचाने की प्रार्थना कर रहा था। लेकिन तभी उस मुर्दे ने मेरी गर्दन मरोड़ दी और मेरी मरणतौल चीख निकल गई। मैं बुरी तरह से झटपटाने लगा और रोने बिलखने लगा और तभी वो मुर्दा मुझे घसीटता हुआ अपने साथ कहीं ले जाने लगा। उस वक्त मेरी क्या हालत थी आप समझ सकते हैं। मैं बस मेरी मौत के आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी मुझे एक कार रास्ते पर आती दिखी और जैसे ही वो कार मेरे करीब आई तो अचानक वो मुर्दा गायब हो गया। उस वक्त डर के मारे मैं बुरी तरह से कांप रहा था। मेरी हालत देखकर कार ड्राइवर ने मुझे कार में बिठाया और रास्ते में मुझसे मेरे घर का पता लेकर उस नेक दिल बंदे ने मुझे मेरे घर पर छोड़ा। और जब मैंने उस कार ड्राइवर को मेरे साथ घटा पूरा वाकया बताया तो उस कार ड्राइवर के भी रोंगटे खड़े हो गए। खैर, फिर कभी दोबारा मेरा उस मुर्दे से सामना तो नहीं हुआ, लेकिन आज भी उस घटना को याद करके मेरा दिल दहल जाता है। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों,
अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ जो हुआ, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो। ये बात 3 साल पहले की है। मैं अपने दोस्त विकी की बर्थडे पार्टी में गया हुआ था। पार्टी पर हम सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे और फिर विकी के कहने पर कि चलो सब अपनी अपनी बाइक लेकर हाईवे पे दौड़ाते हैं और फुल मजा करेंगे, तो मैं और विकी के बाकी दोस्त हाईवे पर अपनी अपनी बाइक लेकर पहुंच गए। फिर विकी का इशारा मिलते ही हम सब ने बाइक को दौड़ाना शुरू कर दिया। विकी का प्लान था कि सभी हाईवे पर बाइक दौड़ाते हुए विकी के घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्टार ब्लू होटल पर रुकेंगे और फिर खाना पीना करके वापस विकी के घर के लिए निकलेंगे। दरअसल स्टार ब्लू उस शहर का सबसे पॉपुलर होटल था। मैं और विकी के बाकी दोस्त भी उस होटल पर जाने को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। खैर, फिर हम होटल पहुंचे और फिर सभी अपनी अपनी मस्ती में लग गए। हम सब होटल में मस्ती कर ही रहे थे कि तभी मेरे फोन पर एक जरूरी कॉल आया। लेकिन होटल पर काफी शोर शराबा हो रखा था, लिहाजा मैं फोन उठाते हुए होटल से बाहर आ गया। होटल से बाहर आकर मैं फोन पर अपने दोस्त वैभव से बातें करने लगा। मैं वैभव से बातें कर ही रहा था कि तभी मेरी नज़र होटल के ठीक सामने रास्ते के दूसरी ओर खड़ी उस लड़की पर पड़ी। उस लड़की ने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे और वो उन कपड़ों में बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैं फोन पर बातें करते हुए उस लड़की को ही देख रहा था और तभी उस लड़की की नज़र मुझ पर पड़ी और तब उस लड़की को अपनी तरफ देखता देख मैंने जल्दी से अपनी नज़रें उस लड़की से हटा ली। मगर ना जाने उस लड़की में कैसी अट्रैक्शन थी कि ना चाहते हुए भी मेरी नज़रें बार बार उस लड़की पर ही टिक जाती थी। खैर, कुछ ही देर में फोन पर मेरी वैभव से बात खत्म हुई, लिहाजन मैं फोन जेब में रखते हुए होटल के अंदर जाने लगा। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वो लड़की एकाएक जोर जोर से रोने बिलखने लगी। वो देखकर मैं कुछ समझ तो नहीं पाया, पर मैंने उस लड़की को आवाज देते हुए पूछा कि क्या बात है और वो क्यों रो रही है। मैंने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी वो लड़की उठी और रास्ते के दूसरी ओर फैले घने जंगल में चली गई और अगले ही पल वो लड़की मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गई। न जाने उस लड़की में ऐसी क्या बात थी कि मैं भी उस लड़की का पीछा करता हुआ जंगल के अंदर चला गया। जंगल के चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था, लिहाजा मैंने अपने फोन की फ्लैश लाइट चालू कर ली और फिर मैं जंगल के थोड़ा और अंदर गया ही था कि तभी किसी अनजान साय ने मुझे जोर का धक्का दिया, जिस वजह से मैं लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। और फिर इससे पहले कि मैं कुछ सोच समझ पाता कि तभी मेरी नज़र मेरे सामने खड़ी उस विकराल प्रेतनी पर पड़ी जो मेरे ठीक सामने खड़ी थी। उस खौफनाक प्रेतनी को देखकर मेरी जान हलक में अटक गई और खौफ से मेरी मरणतौल चीख निकल गई। और तभी एक झटके से उस प्रेतनी ने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे उठाकर ऊपर हवा में टांग दिया। दोस्तों, उस वक्त मेरी क्या हालत थी ये आप समझ सकते हैं। उस प्रेतनी ने मेरी गर्दन को इस कदर जकड़ रखा था कि कुछ ही देर में मेरी सांसें अटकने लगी और मेरा दम घुटने लगा। दर्द और खौफ से मैं उस प्रेतनी के सामने रोने बिलखने लगा, लेकिन तभी वो प्रेतनी बेरहमी से मेरे मांस को नोचने लगी
और मेरे मांस के लोथड़ों को बेरहमी से चबाने लगी। और फिर इसके आगे क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। एकाएक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और मैं उस जंगल के बीच जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था। फिर जब मैंने होश संभाला तो मैंने देखा मेरे पूरे शरीर पर नोचने और खरोचने के निशान बने हुए थे और मेरे चारों तरफ मेरे मांस के लोथड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। खैर, मैं दर्द से कराहते हुए मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और जैसे तैसे मैं उस जंगल से बाहर निकला। बाहर हाईवे पर मेरी ऐसी हालत देखकर एक ट्रक वाला मेरे पास आकर रुका और फिर उस भले इंसान ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। और फिर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मेरे शरीर पर लगभग 10-12 टांके आए। दोस्तों, उस रात मेरे साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता और जिस लड़की को देखकर मैं उसका पीछा करते हुए उस जंगल में गया था, मुझे यह भी नहीं पता कि क्या असल में वही प्रेतनी थी। खैर, जो भी रहा हो, मुझे इस बात की तसल्ली है कि आज मैं जिंदा हूं। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम विनोद है। ये मेरे दादाजी के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। दोस्तों, वैसे तो हम अब शहर में रहते हैं, मगर जो बात मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वो आज से 10-12 साल पहले की बात है। उन दिनों मेरे दादाजी गांव में रहा करते थे। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि गांव में लोगों के पास खेत और बाग हुआ करती है। ठीक ऐसे ही मेरे दादाजी के पास एक काफी बड़ी बाग थी, जिसको आम तौर पर हम लोग गंगराहा वाली बाग के नाम से जानते थे। उस रात मेरे दादाजी बाग में मचान पर लेटे हुए थे। रात के यही कोई 10-12 बजे का वक्त रहा होगा कि तभी दादाजी को किसी ने उनके नाम से बुलाया। दादाजी के मुताबिक वो आवाज काफी भारी और गहरी थी। लिहाजन मेरे दादाजी ने सकते में आते हुए अपने चारों तरफ देखा, मगर उन्हें वहां कोई नजर नहीं आया। खैर, फिर दादाजी ने वापस घर चलने का सोचा। लिहाजन मेरे दादाजी मचान से नीचे उतरे और घर के लिए दादाजी कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि तभी किसी ने एक और मर्तबा दादाजी को उनके नाम से बुलाया। इस बार वो आवाज दादाजी के बेहद करीब से आई थी और फिर उस आवाज के चलते जब दादाजी ने पीछे पलटकर देखा तो दादाजी ने जो देखा वो देखकर दादाजी के रोंगटे खड़े हो गए। दादाजी के पीछे एक विकराल ब्रह्म राक्षस खड़ा था। उस ब्रह्म राक्षस को देखकर दादाजी के पसीने छूटने लगे। दरअसल दोस्तों, वैसे मेरे दादाजी एक बेहद ही साहसी व्यक्ति थे। उस ब्रह्म राक्षस को देखकर दादाजी ने हिम्मत दिखाते हुए उस ब्रह्म राक्षस से पूछा कि उसे उनसे क्या चाहिए। दादाजी जानते थे कि आमतौर पर ब्रह्म राक्षस बेवजह किसी को परेशान नहीं करते और अगर कोई इंसान ब्रह्म राक्षस की चपेट में आ गया तो उसे उस विकराल राक्षस से कोई ओझा तांत्रिक बचा नहीं सकता है। दादाजी के पूछने पर उस ब्रह्म राक्षस ने उनसे कहा कि तू रोज आकर यहां पर खाना खाता है, अब जब भी तुम यहां आना तो मेरे लिए कुछ खाने को जरूर लेकर आना, वरना अगली मर्तबा खाने की जगह मैं तुझे खाऊंगा। उस ब्रह्म राक्षस की बातें सुनकर दादाजी के
पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। दादाजी ने उस ब्रह्म राक्षस के सामने हाथ जोड़ते हुए, गिड़गिड़ाते हुए उस ब्रह्म राक्षस से कहा कि मैं जब भी यहाँ आऊँगा तो अपने साथ आपके लिए भी खाना जरूर लेकर आऊँगा, और वो खाना इसी पीपल के पेड़ के पास छोड़ दूंगा। दादाजी की बात सुनकर वो ब्रह्म राक्षस शैतानी हंसी हंसते हुए उसी पीपल के पेड़ में समा गया। दादाजी के मुताबिक फिर जब भी कभी वो उस कंगराह बाग में गए तो उस ब्रह्म राक्षस के लिए खाना अपने साथ जरूर लेकर जाते थे, और उसी पीपल के पेड़ के नीचे दादाजी वो खाना छोड़ देते थे। दोस्तों, फिर कभी हमारा या हमारे दादाजी का सामना उस खौफनाक विकराल ब्रह्म राक्षस से नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी मेरे दादाजी के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम अखिल है। ये मेरे और मेरे दोस्त विनीत के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात आज से तकरीबन 5 साल पहले की है। मैं और विनीत मेरी बाइक पर फैक्ट्री से वापस घर लौट रहे थे। रात के लगभग 2-2:30 बजे का वक्त रहा होगा जब मैंने और विनीत ने फैक्ट्री से लगकर मेरे घर तक का लगभग आधा सफर तय कर लिया था। हम मेन हाईवे से हमारे घर की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर उतर चुके थे। मैं बाइक चला रहा था और विनीत मेरे पीछे बैठा हुआ था। कच्चे रास्ते पर हम कुछ दूर आगे निकले ही थे कि तभी अचानक झाड़ियों की तरफ से भागती हुई एक बूढ़ी औरत मेरी बाइक के सामने आ गई, जिस वजह से हड़बड़ाहट में मैंने जोर की ब्रेक लगाई। हमने गुस्से में चिल्लाते हुए उस बूढ़ी औरत से कहा कि मरना है क्या तुझे। हम इतना बोले ही थे कि तभी हमारी नज़र उस बूढ़ी औरत के आंखों पर पड़ी, जो कि चमक रही थी बिल्कुल किसी नीले बल्ब की तरह। और तो और जब हमारी नज़र उस बुढ़िया के पैरों पर पड़ी तो हमने जो देखा वो देखकर मेरे और विनीत के रोंगटे खड़े हो गए। उस बुढ़िया के पैर उल्टे थे और पीछे की ओर मुड़े हुए थे। उस बुढ़िया के बाल सफेद थे। वो सब देखकर हमें समझते देर नहीं लगी कि हम एक चुड़ैल की चपेट में हैं और हमारी जान को खतरा है। और फिर इससे पहले कि हम कुछ सोच समझ पाते कि तभी वो बुढ़िया अपने असली रूप में आ गई, जो कि इतना भयानक था कि उसे देखकर मेरे और विनीत के पसीने छूट गए और हम पसीने से तार तार हो गए। लेकिन फिर एक आखिरी मर्तबा मैंने हिम्मत दिखाई और उस टाइन के दूर से बाइक को भगाता हुआ रास्ते के आगे निकल गया। लेकिन तभी मेरी नज़र बाइक के साइड मिरर में पड़ी और तब मैंने जो देखा वो देखकर मेरा तो मानो शरीर ही जम गया। मैंने देखा कि वो बुढ़िया गाड़ी की स्पीड में हवा में तैरती हुई हमारे पीछे आ रही है। वो देखना ही था कि मेरा तो मानो खून जम सा गया। खैर, खुद को संभालते हुए मैंने बाइक की स्पीड को और तेज किया ही था कि तभी मुझे विनीत की मरड़तौल चीख सुनाई दी। और तब मैंने गाड़ी के साइड मिरर में देखा तो विनीत उस टाइन की चपेट में आ चुका था और मेरे देखते ही देखते उस टाइन ने विनीत के सर को धड़ से अलग कर दिया और रास्ते के बीचों बीच वो डायन विनीत के मांस के लोथड़ों को नोच नोच कर चबाने लगी। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे कुछ समझ में आता उससे पहले ही रास्ते में तेज रफ्तार से दौड़ती हुई मेरी बाइक उस डायन और विनीत से काफी दूर निकल आई।
दोस्तों सच बताऊं तो उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे काटो तो खून नहीं। खैर, फिर जैसे तैसे बाइक को भगाता हुआ मैं अपने घर पहुंचा और फिर घर पर सभी मुझे इस कदर डरा सहमा देखकर घर वालों ने पूछा तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरी बातें सुनकर घर वाले भी सकते में आ गए। दोस्तों, आज इस घटना को हुए कई साल बीत गए हैं, लेकिन फिर कभी दोबारा मेरा सामना उस नर बच्ची डायन से नहीं हुआ। मगर आज भी इस घटना को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरे और मेरे दोस्त विनीत के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम आदित्य है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात महज कुछ महीनों पहले की है। उस दिन मैं अपनी मौसी के घर घूमने के लिए गया हुआ था। दरअसल दोस्तों, वैसे तो मैं शहर में रहता हूँ, मगर मेरी मौसी का घर गांव में है और गांव से शहर जाने के लिए सिर्फ एक बस है जो गांव से शहर के लिए निकलती है। लेकिन वो बस स्टैंड गांव से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर है। खैर, जैसे तैसे मैं उस गांव में मेरी मौसी के घर पहुंचा। मेरे घर पहुंचने पर मौसी ने मेरे चाय नाश्ते की पूरी व्यवस्था कर रखी थी। चाय नाश्ता करने के बाद मैंने कुछ देर मौसी के साथ बैठकर कुछ इधर उधर की बातें की। लेकिन सफ़र के दौरान मैं बेहद थक गया था। लिहाजन मौसी से कुछ देर बातें करने के बाद मैं सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। फिर कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। खैर, फिर जब मेरी आंख खुली तो रात के यही कोई 8 साढ़े 8 बजे का वक्त रहा होगा। जब तेज टॉयलेट आने की वजह से मैं मौसी के घर से बाहर निकला और झाड़ियों के पास जाकर टॉयलेट करने लगा। मैं टॉयलेट कर ही रहा था कि तभी मेरी नज़र झाड़ियों के बीच चमकती दो लाल आंखों पर पड़ी। मैं अभी कुछ समझ भी नहीं पाया था कि तभी एक झटके से उस शैतान ने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे घसीटकर झाड़ियों के बीच ले गया। उस नरबच्ची शैतान को देखकर मैं खौफ से चीखने चिल्लाने लगा। मेरी आवाज सुनकर मौसी भागती हुई घर से बाहर आ गई और तब मौसी के आते ही उस शैतान ने मुझे उठाकर नीचे जमीन पर पटक दिया और एकाएक वो शैतान हवा में गायब हो गया। इस बीच मेरी हालत इस कदर खराब हो रखी थी कि मैं कुछ सोचने समझने के काबिल भी नहीं बचा था। खैर, फिर मौसी ने मुझे संभालते हुए वो मुझे घर के अंदर ले गए। कुछ देर बाद जब मैंने होश संभाला तो मेरे पूछने पर मौसी ने बताया कि उन झाड़ियों के बीच उन्हीं के पड़ोस के एक आदमी की लाश दफन है और तुमने अनजाने में उस आदमी की कब्र पर टॉयलेट कर दिया था। लिहाजा उस मुर्दे के प्रेत ने गुस्से में आकर तुम्हें अपने चपेट में ले लिया था। मौसी की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और फिर मैंने मौसी से पूछा कि आपके आने पर अचानक से वो शैतान हवा में कैसे गायब हो गया था। मेरी बात सुनकर मौसी ने बताया कि एक दफा तुम्हारे मौसा जी का भी पाला इस शैतान से पड़ चुका है और तब तुम्हारे मौसा जी पर से उस शैतान के साये को एक ओझा बाबा जी ने हटाया था और तब उन ओझा बाबा ने हमें 2 ताबीज़ दिए, जिसमें से एक मैंने और एक तुम्हारे मौसा जी ने पहन रखा है, जिस वजह से हमारा फिर कभी इस शैतान से सामना नहीं हुआ।
साथ ही इस ताबीज की ताकत से वो शैतान हमसे दूर ही रहता है। और फिर आगे मौसी ने बताया कि आज इस ताबीज की वजह से ही तुम्हारी जान बच पाई है, वरना वो शैतान अब तक कई लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। मौसी की बातें सुनकर मेरा शरीर पीला पड़ गया और अगले ही दिन मैंने अपना सामान बांधा और मौसी को बिना बताए मैं उनके घर से वापस अपने शहर लौट आया और फिर कभी दोबारा मैं उस गांव में नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम अयान है। ये मेरी बहन और माँ के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तकरीबन 2.5 साल पहले की है। दरअसल उन दिनों मेरी बहन की कोचिंग क्लासेस चल रही थी। तो हर रात यही कोई 8 साढ़े 8 बजे दीदी कोचिंग पढ़कर वापस घर के लिए अपनी स्कूटी से निकलती थी। उस रात लगभग 8:30 बजे मेरी बहन कोचिंग पढ़कर वापस घर लौट रही थी। रास्ते पर आते हुए दीदी ने कानों में ईयरफोन लगा रखे थे और गाना सुनते हुए दीदी तेजी से रास्ते पर स्कूटी को दौड़ाते हुए बस चले जा रही थी। दरअसल दोस्तों, मेरी बहन जिस रास्ते से आ रही थी उस रास्ते के बीच में एक कब्रिस्तान पड़ता है, जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए आए दिन चर्चा में बना रहता है। उस दिन जब मेरी बहन उस कब्रिस्तान के सामने से होते हुए वापस घर पर आई, तो घर पर आने के साथ ही वो अजीबोगरीब बातें करने लगी और उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई। मेरी बहन का वो रूप देखकर एक पल के लिए तो घर के सभी लोग सकते में आ गए, लेकिन फिर घर के सभी लोग और मैं भी मेरी बहन को संभालने में लग गए। सभी उसे किसी तरह शांत कराना चाह रहे थे, लेकिन यकीन मानो मेरी बहन तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर, हम सब उसे शांत कराने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी मेरी बहन ने टेबल पर रखी हुई धारदार चाकू को हाथ में उठा लिया और हम लोग कुछ सोच समझ पाते कि तभी मेरी बहन ने एक झटके से उस चाकू से मेरी माँ की गर्दन को काटकर 2 हिस्सों में अलग अलग कर दिया। वो सब देखकर मैं और पापा कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं बचे और इससे पहले कि हम कुछ कर पाते कि तभी मेरी बहन ने वो चाकू अपने पेट पर घुसा दिया और अगले ही पल मेरी बहन की भी तड़पकर मौत हो गई। वो देखकर पापा लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े और जोर जोर से रोने बिलखने लगे। इस घटना के कुछ महीनों बाद जब मैं और पापा एक पहुंचे हुए ओझा बाबा से मिले, तो हमने उन्हें ये पूरी घटना बताई। हमारी बातें सुनकर कुछ देर तो वो बाबा मौन रहे और फिर उन्होंने जो बताया वो कुछ इस प्रकार था। बाबा ने कहा कि उस रात आपकी बच्चे उसी भूतिया कब्रिस्तान के एक खतरनाक जिन्न के साए की चपेट में आ गई थी। और आगे ओझा बाबा ने बताया कि उसी जिन्न ने ही आपकी पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतारा है। बाबा की बातें सुनकर पापा की आंखों में एक और मर्तबा आंसू आ गए। खैर, फिर मैंने जैसे तैसे मेरे पापा को संभाला। दोस्तों, आज इस घटना को हुए लगभग 2.5-3 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ये घटना मेरे और पापा के जहन में अपनी जगह बनाए हुए है और हम आज भी इस सदमे से निकल नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी बहन और माँ के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम अरुण है।
ये मेरी माँ के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात कुछ साल पहले की है। उन दिनों मेरी माँ अपने मायके गई हुई थी। दरअसल दोस्तों, मेरे मामा के लड़के की शादी थी। एग्जाम्स की वजह से मैं तो माँ के साथ मामा के घर नहीं जा सका, लेकिन मेरी बहन और माँ मेरे मामा के लड़के की शादी में गए हुए थे। आगे जो भी मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ, ये सब मुझे मेरी बहन से पता चला है। मेरी बहन बताती है कि जब वो और माँ मेरे मामा के घर पहुंचे तो वहाँ जोरों शोरों से सभी शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। फिर नाश्ता पानी करके मेरी माँ और बहन ने कुछ देर आराम किया और फिर वो दोनों भी घर की तैयारियों में लग गए। दिन भर चहल पहल के बीच शादी की तैयारियों में लगे रहने से रात कब हो गई हमें पता ही नहीं चला। फिर जब रात हुई तो माँ टॉयलेट के लिए घर से बाहर खेतों की तरफ गई। दरअसल दोस्तों, मेरे मामा का घर गांव में है और आप सब तो जानते ही हैं कि गांवों में ज्यादातर लोग बाहर ही शौचालय के लिए जाते हैं। आगे मेरी बहन बताती है कि माँ को टॉयलेट के लिए घर से बाहर गए हुए तकरीबन 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अभी तक माँ वापस घर नहीं लौटी थी, जिस वजह से घर पर सभी लोगों को मेरी माँ की चिंता होने लगी। फिर कुछ और वक्त बीत जाने के बाद जब मामा को ये बात पता चली तो वो फौरन माँ को ढूंढने के लिए घर से बाहर खेतों की तरफ गए। मामा के साथ मामा के लड़के भी माँ को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकले। खेतों की तरफ मामा ने हर जगह का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर उन्हें कहीं भी मेरी माँ का कुछ पता नहीं चला। मामा थक हार कर वापस घर लौट ही रहे थे कि तभी झाड़ियों के पास जब मामा ने टॉर्च मारा तो उन्हें वहां मेरी माँ जमीन पर बेहोश पड़ी मिली। जैसे तैसे करके मामा माँ को घर पर लेकर आए। घर पर माँ की ऐसी हालत देखकर सभी बेहद परेशान हुए। आनन फानन में मामा पास के गांव के ही एक डॉक्टर को घर पर लेकर आए। डॉक्टर ने माँ को इंजेक्शन लगाया और फिर कुछ दवाइयाँ मामा को देकर डॉक्टर ने कहा कि कुछ घंटों में इन्हें होश आ जाएगा, तब तक आप इन्हें ये दवाइयाँ पानी के साथ खिला देना। ये बोलकर डॉक्टर चला गया। फिर तकरीबन रात के 2-2:30 बजे का वक्त रहा होगा जब एकाएक माँ को होश आ गया। उस रात घर के सभी लोग माँ के आसपास ही बैठे हुए थे। माँ को होश में आता देखकर घर के सभी लोग बेहद खुश हो गए, लेकिन होश में आने के साथ ही माँ चीखने चिल्लाने लगी और अजीबोगरीब तरीके से माँ घर पर इधर उधर अट्टहास करने लगी। उस वक्त मेरी बहन के मुताबिक माँ की आंखें लाल सुर्ख हो रखी थी और माँ के बाल उनके चेहरे पर बिखरे हुए थे। माँ का वो भयानक रूप देखकर घर के सभी लोग सकते में आ गए और तभी मेरी नानी ने मामा से कहा कि इस पर जरूर किसी ऊपरी हवा का साया है, लिहाजा तुम फौरन जाकर गांव के मौलवी साहब को घर पर लेकर आओ। नानी की बात पर मामा फौरन मौलवी साहब को घर पर लेकर आए। मौलवी साहब ने घर पर आते ही कहा कि इस औरत पर एक प्रेत का साया है जो कि बेहद ही खतरनाक है। अभी मौलवी साहब अपनी बात कह ही रहे थे कि तभी मेरी माँ गुस्से से गुर्राते हुए मौलवी साहब की तरफ भागी और मेरी माँ पर सवार उस प्रेत ने एक झटके से मौलवी साहब की गर्दन पकड़ ली और तब वो प्रेत भारी आवाज में मौलवी साहब से बोला कि इस औरत को देखते ही मुझे इससे प्यार हो गया है और अब मैं इस औरत को मारकर
इसकी आत्मा पर कब्जा करके इसे अपने साथ ले जाऊंगा। और अगर मौलवी तू मेरे और इस औरत के बीच में आया तो तू भी अपनी जान से जाएगा। और इतना कहकर ही मेरी मां पर सवार उस प्रेत ने मौलवी साहब को उठाकर नीचे जमीन पर पटक दिया। और अगले ही पल मेरी मां पर सवार वो प्रेत घर की छत पर चढ़ गया। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता कि तभी वो प्रेत मेरी मां को साथ लेकर घर की छत से नीचे कूद गया। और फिर नीचे जमीन पर गिरते ही मेरी मां का सर फट गया और मेरी मां की बेरहमी से मौत हो गई। दोस्तों, आज इस घटना को हुए कई साल बीत गए हैं, मगर आज भी इस घटना को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी मां के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम नितिन है। ये मेरे और मेरे दोस्त दीपांकर के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात 4 साल पहले की है। मैं और नितिन ट्रेन से मुंबई के लिए रवाना हुए थे। मैं और नितिन अपनी बर्थ पर बैठे हुए थे। हमारी बर्थ के ठीक सामने वाली बर्थ पर एक औरत बैठी थी, जिसके साथ उसका छोटा सा बच्चा भी था। अजीब बात यह थी कि उस औरत में से सर फाड़ देने वाली गंध आ रही थी। और तो और उस औरत के कपड़े बेहद ही गंदे और मटमैले थे। खैर, फिर उस औरत को नजरअंदाज करते हुए हम दोनों अपनी बातों में लग गए। हम दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वो औरत अपने बच्चे का सर नोच नोच कर खाने लगी। वो देखकर मैं और बाकी बर्थ पर बैठे लोगों में भगदड़ मच गई। हम दोनों भी अपनी बर्थ छोड़कर बोगी पर सामने की तरफ भागे ही थे कि तभी उस पागल औरत ने मेरे दोस्त की गर्दन पकड़ ली। वो देखकर मैं और बोगी के बाकी लोग उस औरत को मेरे दोस्त से दूर करने के लिए उस औरत की तरफ बढ़े। हम सब उस औरत की तरफ कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि तभी वो डायन अपने असली रूप में आ गई। और तब उस डायन का वो खौफनाक रूप देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उस डायन की आंखें सफेद थी, बिल्कुल किसी सफेद खोपड़ी की तरह। और तो और उस डायन का चेहरा बुरी तरह से कटा फटा हुआ था। उस डायन का वह भयानक रूप देखकर दीपांकर की मरणतौल चीख निकल गई कि तभी उस डायन ने दीपांकर का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। और फिर तभी उस डायन ने दीपांकर का सर हाथ में उठा लिया और उसके सर से बहते हुए खून को पीती हुई वो डायन उस मरे हुए बच्चे के धड़ के साथ बोगी से नीचे कूद गई। बोगी में दीपांकर का धड़ विभस्त हालत में पड़ा हुआ था। दोस्तों, आज इस घटना को हुए लगभग 4 साल बीत चुके हैं, मगर आज भी इस घटना को याद करके मेरा दिल दहल उठता है। तो दोस्तों, ये थी मेरे और मेरे दोस्त दीपांकर के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानियाँ जरूर पसंद आई होंगी। ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन्हें एंजॉय कर पाएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा डरावनी लगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।